नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। मिडिल ईस्ट में पसरी हथियारों की खामोशी क्या कोई गहरा राज लिए हुए है? ये सवाल दुनिया के सामने है क्योंकि जिस तरह ईरान अमेरिका एक दूसरे को धमकी देते आ रहे हैं, उससे लगता नहीं कि ये खामोशी लंबी खिंचने वाली है। दोनों में से एक किसी के भी सब्र का बांध टूट सकता है। वैसे भी ये माना जा रहा है कि अमन का ये वक्त पानी के उस बुलबुले की तरह है जो कभी भी फूट सकता है। वजह है ईरान का परमाणु कार्यक्रम और उस पर लगी पाबंदियां और हॉर्मूज पर अमेरिका की नाकेबंदी, जिसने तनाव को बढ़ाया है। दिलचस्प ये है कि इन मसलों पर ना तो अमेरिका रुकने को तैयार है, ना ईरान झुकने को। अब तब दोनों तरफ से जब रखी गई शर्तों में किसी भी शर्त पर सहमति ना हो तो अमेरिका की तरफ से बनी, ना ईरान की तरफ से। और अभी तक दोनों ही देश एक दूसरे पर शर्तें थोपने का काम कर रहे हैं। मान कोई नहीं रहा। वहीं अमेरिका की तरफ से ट्रंप जिस तरह से बयान दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं युद्ध की फिर से आहट दे रहा है, यानी कि जंग और 2.0 की ये तैयारी मानी जा रही है। इजराइल भी इसे लेकर के पीछे हटने को तैयार नहीं है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की, जिसमें कि ईरान पर नए सिरे से हमले को लेकर के रूपरेखा बनाने का दावा किया जा रहा है। बहरहाल सवाल कई सारे हैं जिन पर आपसे खास चर्चा भी करेंगे। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते खास रिपोर्ट। क्या फिर होगी अमेरिका ईरान में भीषण जंग? अमेरिकी शर्तों के आगे नहीं झुकेगा ईरान। हॉर्मूज पर छिड़ी रार कराएगी नया नरसंहार। मिडिल ईस्ट के आसमान साफ होने के कितने भी दावे किए जा रहे हों, लेकिन सच ये है कि बारूदी महक अब भी मिडिल ईस्ट की फिजा में घुली हुई है, जिसमें अमेरिका और ईरान दोनों की ताकत शामिल है। ये बात अलग है कि लंबे समय से युद्ध विराम की स्थिति में हथियारों का इस्तेमाल रुक गया है, लेकिन धमकी, उकसाना और दूसरे हथकंडे अभी भी अपनाए जा रहे हैं। और इस वजह से कभी भी जंग छिड़ने की दोबारा आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हो ये रहा है कि कभी अमेरिका अपनी शर्तों का दबाव बनाता है तो कभी ईरान। हॉर्मूज को लेकर भी दोनों देशों का अहम अपने चरम पर है। अब अमेरिका ने ईरान के सामने नई शर्तें रखी हैं, जिसकी बुनियाद पर आगे अमन की बात होनी है। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने यह दावा किया है कि अमेरिका ईरान को बमबारी से हुए नुकसान का कोई मुआवजा नहीं देगा। साथ ही उसने मांग की है कि ईरान अपने 400 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम को अमेरिका को सौंपे। अमेरिका की एक और शर्त ये बताई गई है कि ईरान में सिर्फ एक परमाणु सेंटर ही चालू रहना चाहिए। इसके अलावा अमेरिका ईरान की फ्रीज हुई विदेशी संपत्तियों में से 25% से ज्यादा रकम जारी करने के पक्ष में नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार वॉशिंगटन चाहता है कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करने का मुद्दा बातचीत के जरिए हल किया जाए। हालांकि इन शर्तों पर अभी तक अमेरिका या ईरान की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका से हॉर्मूज की नाकेबंदी खत्म करने को कहा है। ऐसा न करने पर ओमान सागर को अमेरिकी सेना का कब्रगाह बनाने की धमकी दी है। हलचल दोनों तरफ तेज है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी ट्रंप ने रविवार को ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई को लेकर बातचीत की। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल और अमेरिका जल्द ही ईरान पर नए हमलों की तैयारी कर रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक नेतन्याहू और ट्रंप ने फोन पर ईरान युद्ध दोबारा शुरू होने की संभावना और ट्रंप की हालिया चीन यात्रा पर चर्चा की। इस बीच ईरान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ईरानी महिलाओं को गन चलाते देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान में जमीनी लड़ाई के लिए लोगों को तैयार किया जा रहा है। कुल मिलाकर दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार है और बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में बारूदी महक और हथियारों की खामोशी कितने दिन है, इस पर दुनिया की निगाहें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और अब चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, तो एक एक करके मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करवा दें। रिटायर्ड मेजर जनरल सुधाकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। पूर्णिमा नाथ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रुति दास गुप्ता विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अहमद अब्बास वरिष्ठ पत्रकार तेहरान से हमारे साथ जुड़े हैं। और अब से कुछ देर के बाद डॉक्टर श्रीनाथ कोंडापल्ली, पूर्व डीन SIS यानी कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से JNU से हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि पूर्व डीन रहे हैं।
तो सबसे पहले मेहमानों का स्वागत हम करते हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का, और एक एक करके आप सभी मेहमानों का हम रुख भी कर लेते हैं। सबसे पहले मेजर साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सुधाकर जी, सवाल यही है कि जिस तरीके से अमेरिका लगातार धमकी देने का काम कर रहा है ईरान को, ईरान भी कहता है कि हम भी चुप नहीं बैठेंगे, अगर आप हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे, हम अपना बचाव कर रहे हैं, हम इस वॉर को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे, लेकिन अगर हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई होगी। इस युद्ध का अंत होता हुआ किसी तरीके से दिखाई देता है क्या? सर, आपका ऑडियो म्यूट है। जी सर। ठीक है सर, मैं आपके पास लौट रही हूँ। शायद कुछ तकनीकी खामी है, उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। अब एक बार पूर्णिमा नाथ जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, और सवाल यही है कि अमेरिका इस वक्त जहां ईरान को लेकर के राजनीतिक माहौल बना रहा है, ये कितना आक्रामक होने वाला है आने वाले समय में, या ये भी सिर्फ उनकी कही हुई बात है जिस पर वाकई में भरोसा कर पाना अभी भी मुश्किल है, उनके पास कोई प्लान नहीं है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि मैंने पहले समय से मैं बोल रही हूँ, ये बंद नहीं होने वाला है। ईरान का जो सिचुएशन है, ईरान इज ओनली कंट्री इन द मिडल ईस्टर्न रीजन जो अमेरिका के साथ नहीं है, और इसराइल इज द ओनली कंट्री इन द मिडल ईस्टर्न रीजन जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। और आपने सुना होगा कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये बताया कि ही इज़ नॉट वरीड अबाउट अमेरिकन पीपल्स इकोनॉमी और फाइनेंशियल कंडीशन। उनको किसी के बारे में फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना, दैट इज हिज गोल, दैट्स ऑल ही थिंक्स अबाउट। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है इंटरनली, गैस प्राइस हो, ग्रोसरी प्राइस हो, एनर्जी कॉस्ट, हमारी लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, हमारी इंश्योरेंस कॉस्ट, रेंटल कॉस्ट, इनके बारे में उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एट द एंड ऑफ द डे उनको मिडिल ईस्ट में ईरान को वसाल स्टेट अप बनाना है, दैट्स हिज गोल बेसिकली। तो इसके पीछे कारण क्या है? ऑब्वियसली ईरान के पास ऑयल है, ऑयल कंट्रोलिंग ऑयल इज वन ऑफ द मेजर डील, बिकॉज वो पेट्रो डॉलर जो है उसी के ऊपर तो डील टिका हुआ है, यूएस डोमिनेंस। तो अगर पेट्रो डॉलर खत्म हो जाएगा तो क्या होने वाला है यूएस डॉलर को? तो दिस इज वाई बेसिकली द अटैक इज ऑन ईरान, एंड अटैक इज ऑल्सो ऑन बेसिकली एनीबडी हु इज थ्रेटनिंग यूएस डॉलर। तो ब्रिक्स के ऊपर टारगेट होगी आपको, अगर अगर आगे जाके दिखेगा तो ऑन एवरेज एवरी सिंगल डे यू विल सी ऑल काइंड्स ऑफ थ्रेटनिंग मैसेज फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। अभी हुआ क्या है? जो चाइना विजिट था, फर्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका को या प्रेसिडेंट ट्रम्प को मिला क्या है उस विजिट से? उनको क्या मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया? नहीं। उन्होंने ईरान का युद्ध बंद करवा दिया? नहीं। आने के बाद फिर से थ्रेटनिंग पोस्ट डालना शुरू हो चुका है। सो एट द एंड ऑफ द डे उनको चाइना से कुछ नहीं मिला। ईरान इज नॉट द टारगेट एट द एंड ऑफ द डे, चाइना इज द टारगेट। चाइना को उनको लगा था ईरान इज नॉट गोइंग टू गो दिस लॉन्ग, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उनको वेनेजुएला से काफ़ी सक्सेस मिली है उनके हिसाब से। सो दे थॉट इट इज़ गोइंग टू बी वेनेजुएला टू, लेकिन वो हुआ नहीं। ईरान अभी भी खड़े हुआ है, और लिटरली रशिया के साथ भी अभी मिलने वाले हैं मिस्टर शी, और उससे पहले ट्रम्प के विजिट से पहले अराकची गए थे मिलने के लिए। तो द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर एट द एंड ऑफ द डे, प्रेसिडेंट ट्रम्प को चाइना विजिट से फोटो ऑप के वजह मिला क्या मुझे नहीं पता, कि ये जो सारे सीईओज को उधर लेके गए थे, इनका क्या ऑप्टिक्स क्या है? मतलब क्या है वहां पे जाके बोलना है कि हमारे पास सबसे ज्यादा ब्रेन पावर है, वी आर द मोस्ट पावरफुल कंट्री, इसीलिए सारे 50 सीईओज को यहाँ से लेके गए लिटरली उनको धमकाने के लिए, उनको काबू में लाने के लिए। लेकिन शी तो उनका बॉडी लैंग्वेज बता दिया है। he has been very calm, and calmly he has asked for so many different things, especially on the ट्रैप के बारे में पूछे थे, जो राइजिंग पावर और एक एस्टेब्लिश्ड पावर के बीच में वो युद्ध अगर अवॉइड कर सकता है। उसके जवाब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्या दिया? ट्रेड। वो क्वेश्चन था ही नहीं वो, लेकिन उन्होंने जवाब दिया ट्रेड की। सो यहाँ पे इंटरनली
जो इलेक्शन आने वाला है 2026 की मिड टर्म इलेक्शन, दिस इज लुकिंग वेरी ग्रीम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई पर्सनली थिंक दैट कुछ ना कुछ करके उसको कैंसिल करा जाएगा। जी। अगर कैंसिल नहीं हुआ तो इस पे गड़बड़ी करा जाएगा। सो देयर विल बी समथिंग एट द एंड ऑफ द डे। तो लिटरली इंटरनली यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का मैप चेंज करा जा रहा है। इलेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, फेडरली कंट्रोल करने के लिए बहुत कोशिश करा जा रहा है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनली इट डजंट अलाउ। सो देर इज लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प इज ऑल्सो प्रेशर में है मिड टर्म इलेक्शन के लिए। कैसे ना कैसे करके उनको हाउस और सेनेट हाथ में रखना है, जी। नहीं तो उनका नेक्स्ट 2 years is going to be massive trouble. No, nothing is going to get passed. So this is why he wants to show to the people of America, especially the ठीक है। MAGA crowd, that he has achieved a lot. ठीक है पूर्णिमा जी, मैं आपके पास लौटूंगी। श्रुति दास गुप्ता का मैं रुख करना चाहूंगी, क्योंकि विदेश मामलों की जानकारी आप रखती हैं श्रुति जी, और ऐसे में सवाल ये भी कि वाकई में जो मुलाकात हुई अभी हाल फिलहाल में शी जिनपिंग और ट्रंप के बीच, ट्रंप अपने साथ में उन लोगों को लेकर के गए थे जो कि आधी इकोनॉमी संभाल रहे हैं इस वक्त अमेरिका की, और ऐसे में क्या मजबूत संदेश वो देने की कोशिश कर रहे थे और उसमें वो कितने कामयाब रहे, और उसके बाद वहां से वापस आते ये एक बार फिर से ये धमकी देना, आखिर ट्रंप चाह क्या रहे, उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है? क्या वो वाकई अपने इशारों पर हर किसी को रखना चाहते हैं कि उन्हीं के इशारों पर पूरी दुनिया चले? मैम ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा। ठीक है मैम, मैं आपके पास भी लौटूंगी। मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगी कि जल्दी हमारे दोनों मेहमानों का ऑडियो चेक करके दोबारा उन्हें कनेक्ट करें। अब एक बार अहमद जी का मैं रुख कर लेती हूँ। अहमद जी, इस वक्त जिस तरीके की एक और खबर सामने आई और ये कहा जा रहा है कि एक नई शर्त लेकर के अब ट्रंप सामने आ रहे हैं, और उसमें न्यूक्लियर पावर को लेकर के तो कोई बातचीत वो करना ही नहीं चाहते। वो क्लियर कहते हैं कि अगर हम जो बचा हुआ अमाउंट हमारे पास है, जिस पर सैंक्शन बहुत पहले से लगाया गया था, उसका भी 25% हिस्सा ही सिर्फ रिलीज किया जाएगा अगर बात बन गई तो, सिर्फ तब की बात है, वो भी 25% के लिए, पूरे अमाउंट के लिए नहीं। और ऐसे में जिस न्यूक्लियर पावर को लेकर के ये पूरी लड़ाई शुरू हुई, वो कहते हैं कि एनरिच्ड यूरेनियम आप हमें सौंप दीजिए। ये कहां तक सही इसे ठहराया जा सकता है? ईरान इसके लिए कितना प्रिपेयर है? क्या और किसी तरीके से आप लोगों के पास में इन सिचुएशन से निपटने के लिए कोई तैयारी है? सुरभि जी, आपको और सारे पैनलिस्ट को आदाब, नमस्कार। देखिए, ईरान में जो इस वक्त सिचुएशन है वो ये है कि सबसे पहले वॉर रुकनी चाहिए, जंग रुकनी चाहिए, इसलिए कि बातचीत न्यूक्लियर इशू पे हो रही थी और उसी बीच अमेरिका और इजराइल ने अटैक कर दिया। तो सबसे पहले जो चीज होनी है, न्यूक्लियर इशू पे अभी बात ही नहीं करनी है, पहले मरहले में ये होना है कि हर फ्रंट पे वॉर रुक जाए, और वॉर रुकने के बाद फिर हम बात करेंगे न्यूक्लियर इशू पे। ईरान का ये प्रपोजल था और इसी पे ये कायम है। अब लेकिन साथ ही साथ ये भी तैयारी पूरी है, पूरी मैं यहाँ पर जो डिबेट देख रहा हूँ मीडिया में या जो पॉलिटिकल क्लास में जो बहस चल रही है, वो गहरी नजर है इस बात पे कि किस तरह से वेस्ट एशिया के रीजन में, खासतौर पे तेल अवीव में जो एयरपोर्ट्स हैं, खासतौर से बिन गुरियन, रामोन, वहां पर किस तरह अमेरिका के एयरक्राफ्ट्स आ रहे हैं, लॉजिस्टिक्स बढ़ाए जा रहे हैं, तो इस पे नजर है। तो इससे ये मूड सबका बना हुआ है कि कभी भी जंग हो सकती है। बल्कि मैं बताऊं आपको, कल कुछ लोगों के साथ में पार्क में था तो अचानक हमें जेट की आवाज आई तो लोगों को लगा शायद अटैक होने जा रहा है। यानी इस तरह का लोगों का मूड और सोच इस तरह की है। लेकिन खैर वो पता चला कि वो जेट्स ईरान के ही थे। तो तैयारी ये है कि जंग किसी भी टाइम पे हो सकती है, मगर जंग से, हमले से ईरान पीछे हट जाए ऐसा मुझे हरगिज नजर नहीं आता। एक्चुअली कल रात भी मैं गया था, यहाँ पर ये चल रहा है कि जब से जंग शुरू हुई रोज आना रात में 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, 11 बजे तक, कुछ जगहों 12 बजे तक लोग जब पब्लिक जमा हो जाती है, और इसी सपोर्ट में कि हमें किसी दबाव में नहीं आना है और जो कुछ होना है बातचीत से ही होना है, बातचीत से हल होगा। जंग के जरिए अगर दबाव डालना चाहता है अमेरिका, कुछ सरेंडर करवाना चाहता है, तो उसे हमें मानना नहीं है। तो वो तो मूड बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। अब इसके बाद और एक और बात मैं बताऊं, अब इस बार ये जो बात चल रही है, जो एक्सपर्ट्स जो बात कर रहे हैं, उसमें जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं जो बातें कर रहे हैं, या कल मैं देख रहा था
आईटी के एक्सपर्ट्स को लेके आए थे जो बातें कर रहे थे कि हम कैसे दबाव बना सकते हैं अमेरिका पर अगर इस बार जंग होती है तो टारगेट्स की बात कर रहे थे कि कौन से टारगेट्स वो हैं कि जब जवाब में अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाता है तो जवाब में हम कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर्स को किन टारगेट्स को हिट करें कि अमेरिका पर अमेरिका के अलाइज पर एक अच्छा प्रेशर और बड़ा प्रेशर बन जाए। तो एक बड़ी अहम बात जो मुझे नजर आई वो ये थी कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से तो अब तक ये बहुत ज्यादा आम है, सारे उसमें मीडिया में भी चर्चा है कि यहाँ से एनर्जी और ट्रेड गुजरती है, लेकिन ये भी पता है कि वहीं से इंटरनेट के केबल्स भी गुजरे हुए हैं, काफी अहम है। तो ये पता चला कि साहब वो भी एक चीज है जिसे ईरान प्रेशर के तौर पे यूज कर सकता है। उसके अलावा जो टारगेट्स इसराइल के अंदर हैं या अमेरिका के जो अलाइज हैं अरब कंट्रीज, उनकी बात चल रही थी कि एक पाइपलाइन जो पर्शियन गल्फ से पूरे सऊदी अरब को पार के रेड सी में जो जाती है वो एक अहम टारगेट हो सकता है, या हाईटेक कंपनीज के जो डेटा सेंटर्स और ये यूएई में बने हुए हैं उनको निशान। तो इस तरह की मैं देख रहा हूँ कि तैयारी कि अगर हमला हुआ तो हमें कैसे जवाब देना है कि हमलावर पीछे हटने पर मजबूर हो जाए और प्रेशर में आ जाए। तो ये सिचुएशन मुझे नजर आ रही है। उसके अलावा और ये जो कि चिंता की बात है, बात ये है कि अगर यहाँ पर जो सीज फायर है अगर ये आगे बढ़ता है और बातचीत की तरफ बात जाती है तब तो सही है, और लेकिन अगर फिर से जंग होती है तो हालात मुझे तो लग रहा है कि ज्यादा खराब होंगे। ठीक है, लौटती हूँ मैं अब आपके पास और एक बार फिर से पूर्णिमा नाथ जी मैं आपका ही रुख कर रही हूँ। और मैम जब अभी आप ये भी जिक्र कर रही थी और ये बता भी रही थी कि ये किसी ना किसी तरीके से ट्रम्प चाहते हैं कि जो मिड टर्म इलेक्शंस है या जब भी इलेक्शंस हो तो उन्हें किसी तरीके का नुकसान ना हो, वो उसकी तैयारी में है और उसे एक तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अमेरिका में अमेरिकी लोगों का इस पर क्या स्टैंड है? क्या वो ट्रम्प के साथ खड़े दिखाई देते हैं या वो भी उनके अगेंस्ट में हैं? देखिए, इट डिपेंड्स ऑन आप किसको पूछेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर एक्चुअली अगेंस्ट दिस वॉर। यहाँ इस वॉर और जो पिछले वॉर से डिफरेंस ये है कि एट द एंड ऑफ द डे आपको याद दिला दूँ, अमेरिकन लोग वॉर के बिना नहीं रह सकते क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है इट्स ए वॉर ड्रिवन इकोनॉमी और एंटायर सप्लाई चेन बना हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर लिटरली डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर आपकी क्लाइंटल मैनेजमेंट में लेकर उसके बाद लॉबिंग, जो पॉलिटिकल लॉबिंग होती है आर्म्स सेल्स की, वो इट्स आपको याद दिला दूं यहाँ के डिफेंस बजट इज टुडे 1 ट्रिलियन। आप 15 कंट्री, नेक्स्ट 15 कंट्री का ऐड कर लो तब जाके लिटरली 1 ट्रिलियन बजट आती है। तो अब नेक्स्ट ईयर प्रेसिडेंट ट्रम्प वांट्स दिस डिफेंस बजट टू बी 1.5 ट्रिलियन। तो इसका मतलब आप लिटरली 20 कंट्री का भी ऐड कर लोगे ना, आपकी 1.5 ट्रिलियन डॉलर की डिफेंस बजट ऐड नहीं होती अमेरिका के जो बजट है। अब ये दिस इज़ द बिगेस्ट डिपार्टमेंट, फेडरल डिपार्टमेंट जिसमें आपकी एक्सपेंसेस होती है, ठीक है। तो इसमें एंटायर लॉबिंग, एंटायर सप्लाई चेन और हमारी इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन दिस। तो वॉर के बिना कोई नहीं रह सकता, ना डेमोक्रेट रह सकता, ना रिपब्लिकन रह सकता, ना आम पब्लिक रह सकता है। द डिफरेंस बिटवीन दिस वॉर वर्सेस पिछले वाले जो वॉर्स था, उन्होंने लोगों को ब्रेन वॉश करवाया था काफ़ी टाइम से। जैसे WMD, वह वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यूज़ करा गया था इराक के अगेंस्ट, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप देखिए इराक के जो वॉर था, जो बुश ने अटैक किया है, उसमें 75% अमेरिकन सपोर्टेड इट। अभी देखा जाए तो 75 to 80% लोग उसको सपोर्ट नहीं करते। द ओनली रीज़न इज़ प्रेसिडेंट ट्रम्प अमेरिकन से सहमति नहीं ली, नंबर 1। नंबर 2, लीगली आप अगर वॉर घोषणा करते हो तो आपको कांग्रेस का अप्रूवल लेना चाहिए, वो भी लीगली उन्होंने काम नहीं किया, तो डेमोक्रेट ने उसको यूटिलाइज करवाया। प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी के हिसाब से उनके पास 60 डेज था, तभी जाके उन्होंने लिटरली लेटर भेजा था कि दिस इज डन, दिस इज ओवर। So he's restarting it. That means he has to either go through Congress और he has to inform the public, और public को brain wash करके उनका मतामत लेना पड़ेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको पता ही है हमारी जो हाउस है इट्स अ रिपब्लिकन ड्रिवन हाउस, सो दे आर गोइंग टू सपोर्ट इट एंड दे आर गोइंग टू अप्रूव इट, दैट्स नॉट एन इशू। बट ओवरऑल
जो नेगेटिविटी शुरू हुआ है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे एक्चुअली बॉम्ब्ड ए कंट्री विदाउट द पब्लिक कंसेंट, दैट्स वेयर ही इज गोइंग टू बी इन ट्रबल। ना वो क्या करके लोगों का मतामत लेंगे, उनको ब्रेन वॉश करवाएंगे और उनको समझाएंगे कि ईरान पर अटैक करना सही है, वो एक बात हमें देखना पड़ेगा। देयर इज समथिंग एल्स गोइंग ऑन हियर ऑल्सो। आपको पता ही है कि आई थिंक इट वाज यस्टरडे हमने देखा है कि न्यूज़ रिपोर्ट आई है कि ईरान की पार्लियामेंट इज एक्चुअली गोइंग टू कम अप विद ए $50 million यूरो फॉर ट्रम्प्स, बेसिकली उनके ऊपर बाउंटी लगाया जाएगा। बट इज देयर एनी ट्रूथ टू इट, विल हैव टू सी, बट देयर इज सम रिपोर्ट आउट देयर। बट अगर ये इंफॉर्मेशन और सुलेमानी को जो मारा था 2020 में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, तब भी ये अफवाह फैलाया गया था कि यहाँ पे ट्रम्प के अगेंस्ट कोई फतवा आया है। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप आगे बढ़ेंगे, उसको अमेरिका भी अब्यूज कर सकता है और यूज कर सकता है बोल के ओ दे आर ट्राइंग टू कम आफ्टर मी, सो आई एम गोइंग टू गो अगेंस्ट देम एंड बॉम्ब देम। वो भी हो सकता है। सो वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर, बट ये तो तय है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प wants, there is no ending to it, he wants to go after them और उनको दिखाना है अपने लोगों को कि he is the savior of the country, एंड इसीलिए जाके उनके ऊपर फिर से बमबारी करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, उनके वो न्यूक्लियर वेपन का जो एजेंडा उन्होंने पिछले बार झूठ बोला है, इस बार झूठ बोला, विल ऑल्सो नो एग्जैक्टली, बिकॉज पहली बार भी जून 2025 में बोले थे कि उनको ऑब्लिटरेट किया है कि न्यूक्लियर वेपन। लेकिन ठीक है पूर्णिमा जी, क्योंकि आपने इतनी बड़ी बातें कही हैं तो इस बात पर फिलहाल मैं मेजर साहब का रिएक्शन जरूर लेना चाहूंगी। मैं सुधाकर जी आपका रुख कर रही हूँ और मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या अभी पूर्णिमा नाथ जी की बातों से ताल्लुक रखते हैं, और दूसरी तरफ ये भी हमें जरूर बताइएगा क्योंकि हमने अभी जो सिचुएशन देखी है सर, ट्रम्प का क्लॉक इज टिकिंग का वो स्टेटमेंट और पोटेंशियल रिजम्पशंस स्ट्राइक्स को लेकर के सर, इस पर क्या ईरान की रिकॉन्स्टिट्यूटेड मोबाइल लॉन्चर्स अभी भी यूएस बेस इन गल्फ को थ्रेटन करने का काम कर रहे हैं क्या सर? और इस पर अगर वाकई में ये थ्रेट की तरह काम करता है तो फिर अमेरिका का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सुरभि कि आपने आपके शो के लिए इनवाइट किया। मेरे डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट साहब और लेडीज़ को बधाई। कोई कुछ बयान देने से पहले मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। मैं मेजर नहीं हूँ, मैं मेजर जनरल हूँ। आपके शो में मैं कोई बार आ चुका हूँ जी सर। हाँ, बहुत डिफरेंस होता है मेजर और मेजर जनरल में, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा आगे के लिए। और जहाँ तक आपकी सवाल है, मैं पूर्णिमा मैडम के साथ बिल्कुल 100% सहमत हूँ जो कुछ वो कह रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है मैं अपना कुछ पर्सपेक्टिव रखना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। सबसे पहला चीज है, आज के दिन में डोनाल्ड ट्रंप अकेले पड़ गए हैं, देश के अंदर देश के बाहर। वो ऐसा अकेले पड़ गए हैं, जिस चीज को वो करना चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, नंबर वन। तो ये एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव, एक रीजनल और एक लोकल पर्सपेक्टिव, नेशनल पर्सपेक्टिव के तहत मैं कुछ कहना चाहता हूं कि अमेरिका का अभी जो मैडम कह रहे थे $1.5 ट्रिलियन का डिफेंस बजट है। ये डिफेंस बजट ये इसलिए किया जा रहा है कि अमेरिका का ऑलरेडी चाइना और जो इनिमिकल फोर्सेस हैं वो घेर डाले हैं, लेकिन अमेरिका का जो नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से जब वो एनालाइज करते हैं तो उनका प्रायोरिटी 1 थ्रेट ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से आ रहा है। प्रायोरिटी 1 थ्रेट मतलब जब एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का इनका ट्रीटी साइन हुआ था 1972, उस समय यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, और वो एग्रीमेंट के तहत इनकी जो ट्रैजेक्टरी अलाइनमेंट है बैलिस्टिक मिसाइल्स का, रशिया का, यूएसएसआर और अमेरिका का, ये ग्रीनलैंड के ऊपर जाता था। और आज के दिन में वो ग्रीनलैंड को इसीलिए अभी अगर चुप रह गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि असलियत में चुप है, उनका ट्रैक टू डायलॉग बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है डेनमार्क के साथ, और ये डेनमार्क में बहुत तुरंत आप एक्शन देखने में मिलेगा। आइदर ये म्यूचुअली बातचीत करके एमिकेबली उसको डोनाल्ड ट्रंप को दे देंगे, जो कि अभी वो ले सकते हैं। उनका 1951 या 50s में कोई एक ट्रीटी साइन हुई थी डेनमार्क के साथ, उसके तहत ग्रीनलैंड के ऊपर
वो काफ़ी सारे उनकी एस्टैब्लिशमेंट्स या एयरफील्ड्स या लैंडिंग ग्राउंड वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं। जी। पीक टाइम में जब उनका काफ़ी तनाव था यूएसएसआर और इसके बीच में, अमेरिका के बीच में, आपका टेक्निकल सेक्शन को बताइए, ये जो पैनल में कोई एक सिंगल जो पैनलिस्ट है उनका पिक्चर आना नहीं चाहिए जब मैं कुछ कह रहा हूँ, वो डिस्ट्रैक्शन होता है। सिर्फ आपका पिक्चर आए तो अच्छा रहेगा। सो ये ग्रीनलैंड का एक पहलू है। दूसरा है क्यूबा। क्यूबा में 4000 से ज़्यादा आइलैंड हैं और ज़्यादातर ये जो आइलैंड्स हैं इसके ऊपर चाइना के लिसनिंग पोस्ट, खूब सारे आइलैंड से जहां पे लिसनिंग पोस्ट का कंफर्मेशन उनको मिल चुका है, जो सैटेलाइट सर्वेलेंस और उनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मदद लेते हुए अमेरिका के जो डिफेंस फोर्सेस की जो मूवमेंट हो रही है, मोबिलाइजेशन प्लान और उनकी जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन पेंटागन से बाहर जाना और अंदर आना, ये काफ़ी समय और काफ़ी बार ऑलरेडी इंटरसेप्ट हो चुके हैं। रशिया के कुछ ऑफेंसिव मिसाइल्स हैं जो ऑलरेडी बैकयार्ड में ऑलरेडी डिप्लॉयड है, कहाँ पे, क्यूबा में। इसलिए वो क्यूबा की हरकत कर रहे हैं। सिर्फ उसका निचोड़ में यहाँ पे ये करना चाहता हूँ कि जिस चीज के ऊपर वो हाथ लगाए हैं अभी तक, बड़ी पिक्चर में कुछ है और कुछ है, सक्सेस मिल रहा है उनको, लेकिन जहां जहां पे लोगों की समझ के मुताबिक जहां जहां वो हाथ लगा रहे हैं उनको कोई स्ट्रेटेजिक सक्सेस, ना कोई ऑपरेशनल, ना टैक्टिकल सक्सेस मिला है। हर एक चीज जो है दिख रहा है कि वो विफल हो रहे हैं, फेलियर हो रहे हैं। सबसे बड़ी फेलियर जो है चाइना जो गए थे, चाइना में अभी तक आप एक अमेरिका एक सुपर पावर होने के नाते जब भी चाइना के साथ समिट हुआ है, इनका लीडरशिप, दोनों की लीडरशिप के बीच में, आप देखे होंगे गहराई में अगर जाएंगे, यूएसए के तरफ से उनके जो सपोर्टिंग स्टाफ या एडवाइजर्स होते हैं ये पूरा तैयारी करके जाते हैं। 2 साल 3 साल की तैयारी होती है। ये नहीं कि अचानक ये ईरान का लड़ाई कहीं पर अटक गया वो इसलिए वो 15 दिन पोस्टपोन करके चले गए। इनका ना कोई एडवाइजर का एडवाइजरी थी, ना कोई तैयारी थी। ये पहली बार, जनरल साहब, एक मिनट, लेट मी फिनिश। एक बार पहली बार ये समिट हुआ है जो अमेरिका बिना कोई लेवरेज, 15 साल 20 साल पहले लेवरेज हुआ होगा, लेकिन आज के दिन में अमेरिका के हाथ में कोई लेवरेज नहीं है। बिना लेवरेज जाके अपना ओपोनेंट, अपना एडवर्सरी के साथ बातचीत करना, ये अपना पांव में कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। तो वही जो है अभी वापस आए हैं, कोई सक्सेस नहीं मिला है, कोई जॉइंट स्टेटमेंट कुछ नहीं है, वापस आए हैं। तो उनकी बचाव के लिए अभी जो थोड़ा वो टाइम रह गया, 2-2.5 साल है, मिड टर्म इलेक्शन में तो हारेंगे हारेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इम्पीचमेंट अगर नहीं करते अमेरिकन नागरिक तो ये तो हारेंगे, कोई शक ही नहीं है इसमें। उसको सिर्फ एक फेस सेविंग, एक ग्रेसफुल एग्जिट के लिए या उसका सर्वाइवल के लिए वो देख रहे हैं कि ईरान के ऊपर दे दबा के कोई प्रेशर डाल के किसी भी हालत में एक उनका टेंजिबल ऑब्जेक्टिव मिलता है, वो है न्यूक्लियर एनरिचमेंट यूरेनियम जो है उसको कब्जा करके वो दिखा सकते हैं कि मैंने कब्जा कर लिया। उसके लिए स्पेशल फोर्सेस के प्लान चल रहे हैं, ये जाएंगे बूट्स ऑन ग्राउंड। जबकि मैं खुद ही बोला था बूट्स ऑन ग्राउंड जो है उनका डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी बॉडी बैग्स के लिए तैयार नहीं है, उनका एपिटाइट नहीं है। इसके बावजूद भी मेरा जो समझ है अभी किसी डायरेक्शन और ओरिएंटेशन की तरफ पॉइंट कर रहा है। इस फना की तरफ 600 मीटर के नीचे कुछ एनरिच्ड यूरेनियम सुनने में मिला है और उसको वो कब्जा करने के लिए, रिकवर करने के लिए वो सुधाकर सर, लेकिन जो बातें आप कह रहे हैं सर, इस बीच में ये भी खबर मिली थी कि जब सीज फायर लागू हुआ था, उस सीज फायर के दौरान में ईरान ने अपनी कैपेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ा लिया, 90% तक दोबारा से स्टॉक उसने कर लिया है। और दूसरी तरफ सर हम ये भी देख रहे हैं कि ना मिसाइल फैसिलिटीज केवल 90% तक दोबारा से एक्सेस किया गया है, उसका जो एक्सेस है वो वापस लिया गया है, बल्कि 70% जो बचा हुआ प्री वॉर मिसाइल स्टॉक पाइल है उसके लिए भी लगातार वो तैयारी कर रहा है कि उसे भी जल्दी से जल्दी रिकवर कर लिया जाए और पूरी तरीके से वॉर फ्रंट के लिए प्रिपेयर हो जाए। यहां तक कि ऐसी भी कुछ विजुअल्स वहां से सामने आए कि महिलाओं को भी बंदूक चलाना सिखाया जा रहा है, ताकि अगर वाकई ग्राउंड स्तर पर ये युद्ध होता है तो फिर हर मोर्चे पर हमारी जो आम जनता है वो भी तैयार रहे। तो इस युद्ध के आगे क्या कुछ आप देखते हैं कि ये किस तरीके से युद्ध का रुख बदलेगा, एक टर्निंग पॉइंट आएगा क्या इसमें? इसमें कोई टर्निंग, सिर्फ एक ही टर्निंग पॉइंट है, वो है अमेरिका बुरी तरह फंस जाएगी
वियतनाम में से तो जूते खा के लात मार के उनको निकाला गया था, यहाँ पे उससे और खतरनाक बड़ी बैग। ईरान कोई छोटा मोटा देश नहीं है। मैं शुरू से ही ईरान की लड़ाई 28 फरवरी 2026 से पहले मैं पहला आर्टिकल लिखा था 21 फरवरी को, उसमें मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से उसको एनालाइज किया हो कि बिल्कुल अमेरिकन प्रेस, वेस्टर्न मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया ईरान को समझ नहीं पाए हैं। मैं उनको बता रहा हूं ये जो ओपन सोर्स में विकिपीडिया में कह रहा है 3000 मिसाइल है, ये सब बेवकूफ है, इनको पता नहीं है किसी को। आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग दिस लैंग्वेज, मैं मजबूरन यूज कर रहा हूं। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम ये कल परसों स्टार्ट नहीं हुआ है, 84-85 से स्टार्ट हुआ है। तबकि उनका ऑब्जेक्टिव हुआ करता था 1 महीने में 30 मिसाइल बनाएंगे, 1 साल में 360। और लड़ाई, जब भी लड़ाई होती है हर देश, ईरान एक सिविलाइजेशनल देश है। इराक का और ईरान की जब लड़ाई हुई 80 से 88 तक, उनका एक सर्ज कैपेसिटी होता है। सर्ज कैपेसिटी के दौरान ईरान का मिसाइल बिल्डिंग कैपेबिलिटी जो 1 साल में बनाते थे, 1 महीने में बनाते हो 360। चलिए, मेरा कोई दोस्त है आर्मी में, वो मेरे पॉइंट्स को काउंटर करने लगे कि ये मिसाइल पुराने हो जाते हैं, उनका एक लाइफ साइकिल होता है, मर जाते हैं। तो ये लाइफ साइकिल के बावजूद भी एक मिलिट्री पार्लेंस में ऑर्डिनेंस जो डील करते हैं उसको रेससिटेट, कोई माइन पुराना हो जाता है, लैंड माइन, उसको रेससिटेशन किया जाता है। इसी तरह मिसाइल का भी रेससिटेशन प्रोसेस है। इस आप अभी सुने होंगे, ये जो लड़ाई 40 दिन की हुई थी उसमें पुराने मिसाइल और ड्रोन्स को मिक्स करके आयरन डोम को ये डिफ्लेक्ट करके या पेनिट्रेट करके इजराइल के ऊपर सक्सेसफुली हमला किए हैं। इसी तरह इनका जो 17 जो मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका का, इतने सारे पेट्रियट मिसाइल होने के बावजूद फिर भी जो नुकसान पहुंचा है, एक सुपर पावर की हैसियत से उनको शर्म आना चाहिए कि ये ईरान जैसे देश के सामने उनको मुंह झुकाना पड़ रहा है। और ये समय ज्यादा देर नहीं है, अगर ये लड़ाई छिड़ते हैं, आप मान के चलिए अभी तक उनके जहाज बचे हैं। ईरान के पास आज के दिन में हथियार ऐसे हैं वो इस्तेमाल नहीं किए हैं, दिखाए भी नहीं है। और वो अगर हथियार इस्तेमाल करते हैं, जो लड़ाई से पहले कुछ सोशल मीडिया में वो सर्कुलेट होता था, टाइटन जैसे पिक्चर, जहाज को ऐसा वो बर्बाद करते हैं, 2 हिस्सों में टूट जाता है। ये कोई नकली पिक्चर नहीं है, ये हकीकत है, होने जा रहा है। अमेरिका ऐसा शर्मिंदा होके उसको वापस भेजा जाएगा। मैं खुश नहीं हूं, मैं ईरान के साइड से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन दुख ये, अफसोस इस चीज की है कि उनके CIA, इजराइल का मोसाद, ये जो उनका जो इंट फेलियर, सही चीज डोनाल्ड ट्रंप को नहीं बता रहे। अगर बता रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट होने के नाते उनके पास पावर है, ही विल बी कन्विंसिंग द एंटायर स्टेट ऑफ अमेरिका कि ये जानकारी होने के बावजूद क्यों इसमें आगे बढ़े। क्या ईरान, मेरा मूल सवाल आपके सामने है, क्या ईरान को आप उनका लीडरशिप, एक हेड ऑफ द स्टेट और 49 इंपॉर्टेंट लीडर्स, उनको मारने के बाद जब डिप्लोमेटिक सोल्यूशन मिल गया था और इतने सारे नुकसान पहुंचाने के बाद, कोई देश का, एक सिविलाइजेशनल देश है, उसका एक आत्मसम्मान नहीं होता है क्या? सेल्फ एस्टीम, अगर सेल्फ एस्टीम है तो आप इसको अंडर एस्टिमेट करके फिर नया लड़ाई कैसे शुरू कर रहे हैं? तो ये तो बहुत कुछ होने जा रहा है। बहुत, ये अभी जैसे ही बूट्स ऑन ग्राउंड की लड़ाई शुरू होगी, ये धीरे धीरे आप देखेंगे लड़ाई खिंचती जाएगी। और उनका जो IRGC नहीं है, बाजिश फोर्स है, बाजिश फोर्स 6-7 लाख आपको ओपन मीडिया में मिलेगा। मैं ईरान में गया हूं, मैं ईरान को स्टडी किया हूं। उनका बाजिश फोर्स अगर आप हिसाब लगाएंगे, बच्चे से लेके बुढ़े तक सबका ट्रेनिंग हो रखा है। 25 मिलियन, 20 से 25 मिलियन का उनका तादाद है। ये छोड़ेंगे नहीं है। इसलिए थोड़ा सूझबूझ के साथ काम लेना चाहिए, डिप्लोमेसी और डायलॉग के जरिए से, मेच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना चाहिए। उनका जो खुद का जो परिस्थिति है, अभी मिड टर्म इलेक्शन हो रहा है, अमेरिका का स्टेट देखिए, उनका पेट्रोल जो गैलन है, पर गैलन $2.9 हुआ। ठीक है सर, लौटती हूँ मैं आपके पास। श्रुति दासगुप्ता जी भी काफी देर से इंतजार कर रही हैं और डॉक्टर श्रीनाथ कोंडापल्ली जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास मैं जाऊं। इससे पहले श्रुति जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ, और ये सवाल हर कोई जरूर जानना और समझना चाहता है कि जब ट्रंप ये कह देते हैं कि ये लास्ट वार्निंग है, ये लास्ट वार्निंग है, बार बार इस तरीके की वार्निंग सामने आती है, वो चाइना से वापस लौट करके एक बार फिर से ईरान को धमकी देने का काम कर देते हैं। ईरान का रिस्पांस जिसमें कि न्यूक्लियर प्रोग्राम एड्रेस नहीं किया गया है। अब ऐसे में क्या वाकई हर पैमाने पर जो डिप्लोमेटिक रास्ता है मैम, वो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, पहले तो वो डेडलाइन की बात कर लेते हैं जो आपने कहा। सुरभि जी, नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को, फेलो पैनलिस्ट को।
इतना समझ लीजिए कि हर बार वो एक डेट दिया करते थे, एक टाइम दिया करते थे। इस बार की डेडलाइन का ना कोई डेट है ना कोई टाइम है। जी। तो इसका अगर आप दो मायने निकाल सकते हैं, पहला तो ये कि वो कभी भी अटैक कर देंगे, इसीलिए उन्होंने डेडलाइन ऐसी कोई रखी ही नहीं कि भाई यूएसए को इस डेडलाइन का पालन करना पड़ेगा। या दूसरा कि उनके पास डेडलाइन है ही नहीं, वो उनको उनके पास सिर्फ बातें हैं मार्केट क्रैश करने की, क्योंकि हम देख चुके हैं ये पिछले 60 दिन में जितनी बार भी उन्होंने डेडलाइन इशू करी है मार्केट्स क्रैश करे हैं दुनिया के अंदर। और जो आपके शॉर्ट किए जाते हैं ना फंड्स और वगैरह, ये सब किया जा रहा है, मार्केट को शॉर्ट किया जा रहा है, प्रॉफिट बनाया जा रहा है। तो और इनफैक्ट यूएस की खुद की एक रिपोर्ट में ही निकला हुआ है मीडिया में, ओपन सोर्स में, कि ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो बार बार ट्रम्प से ऐसे स्टेटमेंट्स के बाद मिलियंस एंड बिलियंस इन प्रॉफिट बनाते हैं। तो ये जो इस बार चाइना से लौटने के बाद जो उन्होंने ये इशू किया है, इसका मतलब या तो ऑपरेशन होने वाला है और कभी भी हो जाएगा और उनको डेडलाइन की जरूरत नहीं है, या दूसरा इस डेडलाइन देने का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ मार्केट मैनिपुलेशन टैक्टिक्स है। तो ये डेडलाइन जो है इसको हम साइड में रख देते हैं। दूसरा, मैं पूरे 100% मन से विश्वास रखती हूँ कि ये जरूर कोई मिलिट्री एक्शन अब लेने वाले हैं, क्योंकि 30 मिनट की फोन कॉल नेतन्याहू के बाद होने के बाद नेतन्याहू ने अपने एक सिक्योरिटी क्लोजेट के एक स्मॉल यूनिट ऑफ सिक्योरिटी क्लोजेट के साथ बातचीत करी है। उसके बाद ट्यूसडे का सुनने में आ रहा है कि एक सिक्योरिटी यूनिट यूएसए के अंदर भी जो बैठी हुई है अपने ओवल ऑफिस के अंदर, वो बैठ के एक डिस्कशन करेगी और ये एनालाइज करेगी कि आगे क्या किया जाएगा। जी। अब इसके अंदर तीसरी बात ये है कि मार्को रूबियो ने ओपनली मीडिया के सामने आके ये बोला था कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म हो गया, क्योंकि 1 मई की उनके 60 दिन की जो फ्री ट्रायल ऑफ वॉर जो कहा जाता है वो खत्म हो गई थी। तो इसीलिए इस बार अब इस ऑपरेशन का नया नाम रखा जा रहा है, जो मैंने सुनने में आ रहा है कि ऑपरेशन स्लेज हैमर के नाम से चलाएंगे। तो बेसिकली वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को ही बाईपास बार बार कर करके ये वॉर करेंगे। अब अगर पिछले 10 घंटे में ट्रूथ सोशल देखा जाए तो उसके अंदर हमें ये समझ में आ रहा है कि वो एक बार भी बूट्स ऑन ग्राउंड की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी शायद इतनी जो मीडिया शेमिंग उनकी हो रही है कि आप कर ही नहीं सकते, आप क्या प्लान कर रहे हैं सिविलाइजेशन स्टेट के अगेंस्ट और ऐसी जियोग्राफिकल एंटिटी के अगेंस्ट जिसके अंदर आपके सोल्जर्स को ना एक्सपीरियंस है और ना ट्रेनिंग है। तो ये होने के बाद उनके 10 घंटे के जितने भी पोस्ट देखेंगे उन्होंने हमेशा लेजर अटैक, स्पेस फोर्स और ऐसे बड़े बड़े शब्दों के उन्होंने और पिक्चर्स की उन्होंने यूसेज करी है, जिसका मतलब ये है कि वो जो भी करेंगे वो टेक यूज करके ही करने वाले हैं। उनको भी पता है कि जो अगला जो स्टेप अगर वो लेंगे वो उसके अंदर बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे। तो जैसे बसीज फोर्स वगैरह जो मेंशन किया मेजर जनरल सुधाकर जी ने, तो वो आपको उनको बहुत भारी पड़ेगी, वियतनाम से भी बुरा हाल होगा। जो एक चौथी चीज हमें नोट करनी चाहिए ट्रम्प की बातचीत के बारे में, वो ये है कि उन्होंने एक टाइमलाइन पोस्ट करी है। और जितने ये वॉर तो कहते नहीं है इनको, क्योंकि इसको एक्सकर्जन कहा गया है, ईरान एक्सकर्जन नाम दिया गया है एपिक फ्यूरी को। तो ऐसे जितने भी कभी पुलिस एक्शन, कभी एक्सकर्जन, कभी एक्सरसाइज, कभी कोई और नाम से जो कहा जा रहा है, तो उसके सामने उन्होंने अपने पुराने इतने सारे उन्होंने ग्राफ में दिखाया है और बोला ये तो सिर्फ 6 हफ्ते का किया था हमने, ये तो अभी छोटी सी बात है हमारे लिए। तो बेसिकली वो ये जानते हैं कि ये लंबा खिंचने वाला है और वो पब्लिक सेंटिमेंट को ये बताना चाह रहे हैं कि भाई हम जीतने वाले हैं, हम कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, हम टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड हैं। दूसरा कि ये इतना बुरा नहीं है जितना आपको बताया जा रहा है, क्योंकि हम बहुत कम समय से लड़ रहे हैं। और ईरान के साथ वो बार बार एक ही चीज को बार बार गोल गोल कर रहे हैं। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है ये जितने भी पीस डील्स आगे पीछे हुई हैं, जितने दस्तावेज आए गए हैं, उसके अंदर एक ही बात समझ में आ रही है कि ईरान ने ये बोला कि हम 20 साल तक भी नॉन न्यूक्लियर रहने को तैयार है, बिल्कुल, लेकिन हम 0 पे नहीं जाएंगे, हम सिविल यूज रखेंगे और ओपन रखेंगे और IAEA भी आके टेस्ट कर सकता है। ये सब वो अपनी शर्तें मान चुका है। एक इंटरव्यू में तो अराक्ची ने ये भी बोल दिया था आगे आके कि भाई जो मलबा है न्यूक्लियर का, जो पिछले साल की वॉर में डेसिमेट हुआ था, जिसके बारे में ट्रम्प इतना सब बोल रहे थे वो अंडरग्राउंड है और उसको हम भी नहीं निकाल सकते, उसको बहुत अनस्टेबल कंडीशन के अंदर है। तो उसके ऊपर सैटेलाइट इमेजरी जो इस वॉर के फूटने से पहले आई थी वो ये थी कि उन्होंने उसके ऊपर सीमेंट और वो डाल के उसको ब्लॉक कर दिया गया है। बेसिकली उसके यहाँ से मूव कुछ नहीं हुआ है। ये बात आई थिंक आराक्ची एक बार जाके ये रशिया से भी जाके मिलके आए हैं, तो भी उन्होंने जाके ये बात शायद रखी होगी सामने कि अगर हमें हैंड ओवर भी करना पड़ा तो हम यूएसए की बजाय आपको हैंड ओवर करना पसंद करेंगे।
बाकी ठीक शर्तें है। तो यूएसए वैसे भी मान चुका था ये शुरुआत होने से पहले कि आपके सैंक्शंस हट जाएंगे, आपको आपके अकाउंट्स अनफ्रीज हो जाएंगे। ये अब बात है दो चीजों पे अटकी हुई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर किसका कंट्रोल रहेगा, जी और दूसरा न्यूक्लियर कितने साल तक और किस तरह से न्यूक्लियर डील जो है इनकी आपस में सेट होगी। ये दो बातों पे अटकी हुई है। तो डिप्लोमेसी जो है ये दो ही चीजों पे होनी है, और दोनों ठीक चीजों है। में ये दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे अटके हुए हैं, वो मानना नहीं चाहते। क्योंकि इस पॉइंट को जो भी कंसीड करेगा, लेट्स से ईरान कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओपन है और ईरान का इसमें कोई लेना देना नहीं है अब इसके बाद, तो ये पॉइंट ईरान की तरफ, हार की तरफ पॉइंट करेगी। और वैसे ही अगर यूएसए बोलता है कि ठीक है तुम न्यूक्लियर अपना सिविल न्यूक्लियर यूज रख सकते हो, तो ये पॉइंट अगर यूएसए ने ईरान को दिया तो ये यूएसए की हार मानी जाएगी। ठीक तो है, डिप्लोमेसी श्रुति जी। के दरवाजे इन दो पॉइंट्स पे आके अटक जाते हैं। ठीक है, लौटती हूँ मैं आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर श्रीनाथ कोंडापल्ली, पूर्व डीन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से जुड़ चुके हैं, जेएनयू से। और साथ ही सर मैं आपसे समझना चाहूंगी कि सर जब हम देखते हैं कि चाइना में जो समिट हुआ और ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में जो बातचीत हुई, उन्होंने ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश की कि दो महाशक्तियां एक साथ आ चुकी है और हम पैरेलल चलेंगे। सर पैरेलल चलना दोनों देशों के लिए क्या मुमकिन है? और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि ईरान को बैक सपोर्ट चाइना का है, क्या इस मुलाकात के बाद से वो बैक सपोर्ट अब रुक जाएगा ईरान के लिए, या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर वाकई क्लेम करने के लिए ये सब कुछ प्लानिंग की गई थी ट्रंप की ओर से कि किसी भी तरीके से वो जो ब्लॉकेड उन्होंने लगा रखा है और जो ईरान की जो जिद है कि वो उसे रीओपन नहीं करेंगे, तो इस पर कोई बात बन जाए? क्योंकि कहा जा रहा था कि अग्रीमेंट तो हो गया है, क्या वाकई इतनी संभावनाएं हैं कि ईरान इसके बाद से मान जाएगा और वो बड़ी आसानी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोल देगा, या अपने यूरेनियम को पूरी तरीके से त्याग देगा, सौंप देगा अमेरिका को? धन्यवाद। दो चीज़ है यहाँ पे। जो पेजिंग में एक एग्रीमेंट, इनफॉर्मली एग्रीमेंट हुई थी जी। पहला चीज़ परमाणु के बारे में, दूसरा चीज़ आपने जो कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के मिलिटराइजेशन। तो पहला चीज़ जो परमाणु के, रूस के जो विदेशांग मंत्री लावरोव ने कहा है कि वो अभी रेडी है कि जो 440 किलोग्राम एनरिच यूरेनियम जो ईरान ने बनाया अभी तक, कुछ 60% वेपनाइजेशन के दौरान, तो उन्होंने कहा है कि हम इनके लिए प्रिजर्व करेंगे और इसका जो हम जिम्मेदार ले लेंगे। चीन भी ऐसे ही सिग्नल उन्होंने दिया कि वो 440 किलोग्राम के जो एनरिच यूरेनियम वो भी देखभाल करेगा, और उसके बाद ये जो नतीजा निकलेगा डिप्लोमेसी से या दूसरा तरीका से, तब ये इंटरनेशनल कम्युनिटी जो IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उनको पकड़ा जाएगा। तो एक पहला चीज़ ये है। दूसरा चीज़ जो स्ट्रेट्स ऑफ मलाकस के हार्मूज से जो उनसे समझौता हुई, तो अभी उनका कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि इसमें IRGC का रोल भी है और डिप्लोमेसी का भी रोल है, और एक नई तरीके से एस्केलेशन भी जारी है। तो इसकी वजह से अभी तक कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन बहुत सारे देशों के अगर हम देखें तो उनका ऊर्जा के दर बहुत बढ़ गया। आप देखा है कि भारत में कुछ 7 रुपए के कीमत बढ़ गई, पेट्रोल डीजल वगैरह, और दूसरा देशों में भी, जैसे कि जापान का कुछ 90% उनका बढ़ गई, उनका डिपेंडेंस है जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, और कुछ देशों में लगभग 50% से ज़्यादा ही उनका कॉस्ट बढ़ गया जी। तो इसका जिम्मेदार कौन लेगा कि सारी देशों के जो ईंधन के प्राइजेस और फर्टिलाइजर प्राइजेस और फूड प्राइजेस, जो इनसे जो इन्फ्लेशन बढ़ गई, इनका कौन जिम्मेदार लेगा, और क्या डिप्लोमेसी में क्या सॉल्यूशन ले आ रहे हैं ये सारे, जो अमेरिका या इजराइल या ईरान
या रूस या चीन, ये 5 देश अभी जो जिसमें शामिल है, और ये ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस के बारे में उनका क्या राय है और कैसे उनको टैकल करना चाहते हैं। अमेरिका कहते हैं कि हमारे से इंपोर्ट कर लीजिए एलएनजी या क्रूड ऑयल, क्योंकि उन्होंने वेनेजुएला जब उनका राष्ट्रपति को किडनैप किया तब उनका जो वेनेजुएलन ऑयल अमेरिका में बहुत सारा है अभी डिपॉजिट्स, सप्लाईज, तो उन्होंने कह रहे हैं कि वो सप्लाई करेंगे। लेकिन अभी वैसे ही प्राइसेस बढ़ गया, कुछ $80 पर बैरल से अभी कुछ $120 पर बैरल, तो इससे बहुत नुकसान हुई सारे देशों के लिए। तो इसका जिम्मेदार कौन लेगा और इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये दोनों विषय पर अभी बहस जारी है। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। श्रीकांत जी को सुना हमने, लेकिन अब एक बार फिर अहमद अब्बास जी का मैं रुख करना चाहूँगी। सर, ईरान के लिए ये बातें भी कही जा रही हैं कि क्या ईरान इस वक्त आंख के बदले आंख की नीति पर काम कर रहा है, या फिर वो सिर्फ अपना स्टैंड ले रहा है, अपना बचाव कर रहा है कि अगर हम पर अटैक होगा तो फिर जवाबी हमला होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के क्या प्लानिंग है, और साथ ही जो 400 किलोग्राम जो यूरेनियम जो एनरिच्ड किया गया है, ऐसे में आप लोगों ने ये तो कहा कि हम उसे ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन डिसमेंटल पूरी तरीके से नहीं किया जाएगा। तो सर, इसकी जो संभावनाएं हमें दिखाई देती हैं आगे आने वाले समय में ईरान के लिए, क्या ये एक तरीके से रिजीम प्रेशर हम इसे कहें, पॉलिटिकल प्रेशर कहें, या अपनी अहमियत को दर्शाना जरूरी है ग्लोबली, ये इस बात का भी प्रेशर समझे? जी, आपने बहुत अच्छे तीनों पॉइंट्स उठाए। देखिए, जहां तक जंग की बात है, ईरान की ये तरजीह बिल्कुल नहीं है कि जंग आगे जारी रहे, क्योंकि जब जंग होती है तो जाहिर इंफ्रास्ट्रक्चर का ईरान का नुकसान हुआ है, आगे भी बढ़ेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होगा और उसे दोबारा सही करने में वक्त भी लगेगा, एनर्जी भी और रिसोर्सेज भी लगेंगे। तो ईरान का तो यही जोर है कि जंग अब इसी पे खत्म हो जानी चाहिए, आगे नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन यह है कि अगर जंग दोबारा थोपी गई और हमला किया गया तो जवाबी हमला ऐसा होना चाहिए कि हमलावर को पेन फील हो, अच्छे से उसका नुकसान पहुंचे। ये एक आम मूड है यहाँ पर। दूसरी चीज है जो 60% जो एनरिच्ड यूरेनियम, मैं आपको याद दिलाऊं, ईरान और अमेरिका के बीच में, बल्कि P5+1 जो कंट्रीज थे उनके साथ जो डील हुई थी JCPOA, उसके तहत ईरान तो एनरिचमेंट काफी कम कर दिया था ईरान की जो, और ये 60% कब हुआ, जब डोनाल्ड ट्रंप इस समझौते से बाहर निकल गए। उसके 1 साल बाद तक यूरोपियंस के साथ ईरान का इंटरेक्शन चलता रहा। उसके बाद वो 1 साल जब और भी गुजर गया, यूरोपियंस ने भी कुछ खास नहीं किया, यानी सैंक्शंस हटाने के सिलसिले में कुछ खास नहीं किया। तो उसके बाद ईरान ने ये फिर 60% जो एनरिच किया है उसके बाद किया है। तो मुझे पर्सनली फीलिंग ये है, एक तरह से एक चिप है ईरान। जी सर, कुछ टेक्निकल ग्लिच है, माफी चाहूंगी मैं आपसे इस चीज के लिए। इसको खत्म कर देगा, किसी को चेंज कर देगा। और तीसरी चीज, जी 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 सर, आप अभी कंटिन्यू कर सकते हैं सर। जी जी जी। तो ईरान का जो 60% है उस पे, उसके बाद जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप इस समझौते से निकल गए थे, वरना ईरान ये चाह रहा है कि एनरिचमेंट ईरान करे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के लिए और IAEA की निगरानी में होगा, ये इसके लिए ईरान तैयार है। पहले भी रहा है, JCPOA के बाद जो टाइम गुजरा है उसमें IAEA की निगरानी में ही एनरिचमेंट हो रहा था। तो ये तो सिचुएशन है। इसके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जहां तक बात है, ईरान के कहना है कि इस रास्ते को हम खोल देंगे पूरी तरह से, लेकिन यहाँ पर जो आवाजाही होगी उस पर हमारी नजर सर माफी के साथ यहाँ आपको रोकना पड़ा है क्योंकि सर टेक्निकल अभी भी दिक्कतें चल रही हैं। सर मैं आपके पास लौटती हूँ, एक बार फिर से मैं रिटायर्ड मेजर जनरल सुधाकर जी का रुख करना चाहूंगी। और सर इन शॉर्ट में आपसे ये भी समझना चाहूंगी सर, जब रेड सी या फिर हम खाड़ी के क्षेत्रों में ये तनावपूर्ण माहौल देख रहे हैं, ऐसे में भारत पर इसका कितना असर पड़ रहा है? क्योंकि हम एनर्जी क्राइसिस देख रहे हैं इस वक्त, और एनर्जी क्राइसिस के बल पर क्या हम ये माने कि आगे आने वाले समय में जो न्यूट्रल फेज हम अब तक अपना रहे थे, इसे अब छोड़ना पड़ेगा, वन साइडेड चॉइस रखनी पड़ेगी, जरूरी हो जाएगा क्या?
सर शायद आपका ऑडियो म्यूट है सर। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सवाल के अंदर दो पहलू हैं। एक तो है आपका कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है, और आप पूछ रहे हैं कि क्या साइड लेना हम शुरू कर दें, ठीक है कि नहीं। और दूसरा है ये जो इम्पैक्ट, ये एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर जो अभी झटका लगा है, तो इसका इम्पैक्ट हिंदुस्तान के ऊपर कितना हो रहा है। देखिए, मैं तो साफ साफ बता देता हूं, एक बैरल का कॉस्ट जब $1 से बढ़ता है, देश का इंपोर्ट बिल जो है $2 बिलियन एक साल का बढ़ता है, ठीक है ना। इसके ऊपर मैं रिसर्च किया हूं, कोई लेक्चर देने गया था। अच्छा, इसी चीज को दूसरे तरीके से समझिए। अगर एक बैरल का कॉस्ट $10 से बढ़ता है सस्टेन्ड वे में, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट का जो उसको बेसिक पैसा के हिसाब से करते हैं, ये 40 से 50 बेसिक पॉइंट से बढ़ता है ये। यानी कि 100 पॉइंट अगर बढ़ जाएगा, ये जीडीपी 1% जीडीपी आपका कम होता है। तो आप उसको, इसी चीज को, स्टेटमेंट को अगर आप ट्रांसलेट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, लड़ाई शुरू होने से पहले ब्रेंट क्रूड ऑयल का कॉस्ट था कितना, अप्रोक्सीमेटली $72 पर बैरल। बिल्कुल। आज के दिन में बैरल का कॉस्ट कितना है, 120, जो प्रोफेसर डॉक्टर कंडोपले सर ने जो बताया अभी। और बीच में कभी 101 हुआ था, कभी 106। अगर एवरेज आप लेते हैं, आप 100 मान लीजिए, एक बैरल का कॉस्ट जो है पिछले 70 या 72 डेज के अंदर करीब करीब हो गया है $100 पर बैरल। अगर $100 लेते हैं आप, 72 और 100 से माइनस करते हैं, $28 का आता है, जो आपको मैंने बताया हाइपोथेसिस। $10 सस्टेन्ड वे में बढ़ता है, 40 to 50 पॉइंट्स आपका बढ़ता है किसका, करंट अकाउंट डेफिसिट। और ये इसको कन्वर्ट करते हैं आप $10 इंटू आपका $20, और तीन गुना अगर बढ़ाएंगे तो आपका जीडीपी जितना भी आप इतना अभी तक गारंटी के साथ कह रहे थे 6.8 या 7.2%, तो उसको कन्वर्ट करके आप देखेंगे आपका जीडीपी ये समय में तकरीबन 6.8 से हट के करीब करीब ये 5.2 या 5.4 तक आ जाएगा। ये इस किस्म की असर पड़ेगा। और आम आदमी के लिए सरकार ये सब्सिडी देना बंद कर दे। मेरे ख्याल से बाकी देशों के साथ अगर आप तुलना करते हैं, अमेरिका से स्टार्ट करिए, $2.9 होता था एक गैलन ऑफ उनका जो गैसोलीन, आज के दिन में $6 के बराबर पहुंच चुका है। बाकी सारे देशों का किसी का भी आप उदाहरण लीजिए, 40%, 30%, 50%। यूरोप की बात करिए, ऑस्ट्रेलिया, चाइना में देखिए, उसके तुलना में ये जो $3 बढ़ा है, मेरे ख्याल से, मेरा सोच विचार के मुताबिक ये बहुत कम है। समय आ गया है कि ये कंज्यूमर को ट्रांसफर करे, रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। अदरवाइज बहुत खतरनाक परिस्थिति आने वाला है हमारे सामने, उसको सामना करना बहुत मुश्किल होगा। बाकी रह गया जो साइड लेना आप कह रहे हैं, मेरे ख्याल से ये समय नहीं है साइड लेने का। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी काफी सूझबूझ के साथ देश ने अपनाया है एज अ मेन इंस्ट्रूमेंट, पैराडाइम ऑफ फॉरेन पॉलिसी। और साइड लेने का क्योंकि समय नहीं है, नहीं तो मैं व्याख्या कर देता मेरे नॉलेज के मुताबिक। जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अभी फॉलो कर रहे हैं उसको और बढ़ चढ़ के और फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अभी जो दो ग्लोबल पावर हैं, यूएसए और चाइना, इन दोनों के बीच में एक टकराव शुरू हो गया है। ये दोनों के बीच में एक दूसरे का जो फिलोसॉफी है वो समझ नहीं पा रहे हैं। ये जिन जिनपिंग पहली बार उन्होंने नहीं बताया थ्यूसिडाइड ट्रैप, 2012 या 13 को मैं याद है मेरे को, उन्होंने भी शायद अमेरिका गए थे, वहां पे बैंक्वेट के टाइम में उन्होंने यही चीज बताया था, थ्यूसिडाइड ट्रैप। लोगों को शायद समझ में नहीं आया, अभी भी डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है। जी जो कह रहे हैं कि देखिए आपका फिलोसॉफी और मेरा जो फिलोसॉफी है, इसके तहत अगर हम एक दूसरे को अलाउ करते हैं प्रोग्रेस करने के लिए, लड़ाई की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना सीमा के अंदर रहूंगा, अपना देश की तौर तरीके और मिडिल किंगडम को रिजुविनेट करने का, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए मैं उसको फोकस करना चाहता हूं। और बाकी सारे जो देश हैं जो मेरे साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं, जियो इकोनॉमिक्स का आधार पर, BRI एक कॉन्सेप्ट है, इसके साथ जोड़ना चाहते हैं, उनका भी मैं वेलबीइंग के लिए मैं कुछ करना चाहूंगा। है तो सही ये एक डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है ये, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि नहीं,
मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं हूं सुप्रीम, मैं हूं अथॉरिटी, मेरा डोमिनेंस वर्ल्ड ओवर रहेगा। इसके साथ जो टकराव करने के लिए आएगा उसको मैं अपना एड़ी तक आने की इजाजत क्या मैं अलाउ कभी नहीं करूंगा। ठीक है सर, क्योंकि अब समय सर हमारे पास नहीं है, इस वजह से मैं इसे और कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हमारे साथ आज जुड़े रिटायर्ड मेजर जनरल सुधाकर जी, सीनियर जियोपॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक डिफेंस एक्सपर्ट। साथ ही हमारे साथ आज जुड़ी पूर्णिमा नाथ जी, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट यूएसए से, श्रुति दास गुप्ता जी, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट, और अहमद अब्बास जी, सीनियर जर्नलिस्ट तेहरान से हमारे साथ जुड़े। इसके साथ श्री